שנה טובה ובאה לכולכם. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गाजा क्या वैश्विक मानचित्र से खत्म होने वाला है और उसकी जगह क्या ट्रंप के सपनों का शहर ट्रंप सिटी नजर आने वाला है? साथ में क्या इजराइल का ग्रेटर इजराइल प्लान अब तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या वाकई में गाजा के अंदर गाजावासी और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन में गिनती के दिन रह गए और अंत में उनको फिलिस्तीन छोड़कर जाना ही होगा? वरना क्या वाकई में फिलिस्तीनी और गाजावासियों के पास दो ही विकल्प होंगे, एक हमास के साथ खत्म हो जाना और दूसरा किसी दूसरे शहर में या देश में बस जाना। लेकिन किस देश में? क्योंकि सभी खाड़ी देशों ने उनको अपने यहां बसाने से इनकार कर दिया और फिलिस्तीन से लगती मुस्लिम देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया। तो फिर ये कहां जाएंगे? क्या सीरिया में इनको बसाने का प्लान किया जा रहा है? आज हम आपको गाजा के खात्मे के साथ सीरिया में बसने तक की पूरी स्क्रिप्ट बताएंगे। और क्या हमास का साथ देना फिलिस्तीन के अस्तित्व को खा रहा है या फिर हमास सिर्फ एक बहाना है? इजराइल ये तय ही कर चुका था कि गाजा को किसी भी कीमत पर खत्म करना है। आज हम आपको दिखाएंगे रक्त रंजित गाजा का वो सच जो गाजा और फिलिस्तीन के अस्तित्व का आखिरी अध्याय लिख रहा है, या फिर कोई और है जो अभी भी गाजा और फिलिस्तीन को रक्त रंजित होने से बचा सकता है। שנה טובה ובאה לכולכם. सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह कहानी कहां से शुरू हुई और यह कहानी कैसे खत्म हुई। क्योंकि एक छोटे से आंकड़े की वजह से गाजा, फिलिस्तीन, यहां तक कि राफा और वेस्ट बैंक, ये सब बर्बाद हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे सिर्फ 24 लोगों की जिंदगी, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी जंग टिकी हुई है। दरअसल कुल 54 लोग, उनमें से 24 जीवित हैं जो हमास के पास इजरायली बंधक हैं। और सिर्फ उनको छुड़ाने के लिए इजराइल लगातार हमास के खात्मे की वो तैयारी कर रहा है जिसमें हर दिन हमास के लड़ाकों के साथ फिलिस्तीनियों की जान जा रही है। दरअसल गाजा में इजरायली सेना का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजराइल के ताजा हवाई हमलों में 100 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ज़हीर अल वाहिदी के मुताबिक इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में एक स्कूल को भी निशाना बनाया। स्कूल में शरण लेने वाले 27 फिलिस्तीनी मारे गए, 70 घायल हो गए। गाजा के तुफाह इलाके में स्कूल से 14 बच्चे और 5 महिलाओं के शव मिले। इसके अलावा चिजायाह के नजदीकी इलाके में घरों पर किए गए हमलों में 30 लोग मारे गए। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले का उद्देश्य हमास पर नया दबाव डालना और आतंकवादी समूह को खदेड़ना है। लेकिन इसमें सिविलियंस मर रहे हैं, वो गाजावासी मर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। और जितने लोग 18 महीने में मर चुके हैं, वो आंकड़ा अपने आप में बेहद खौफनाक है। क्योंकि एक इजरायली के बदले में इजरायली सेना कितने फिलिस्तीनियों को मार रही है, ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। जरा इस पर गौर फरमाइए और देखिए कि किस तरीके से रक्त रंजित गाजा किया गया। इजरायली 1200 मारे गए। ये दरअसल 2023 की वो घटना जब हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर अटैक किया था। लेकिन उसके बाद से फिलिस्तीनी और हमास के लड़ाकों दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 54,000 मारे जा चुके हैं अभी तक, 54,000। और यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि गाजा में लगभग 15,000 बच्चे मारे गए। 15,000 यानी एक इजरायली के बदले में लगभग 10 से ज्यादा तो बच्चे ही फिलिस्तीन के अंदर मार दिए गए। और इस इंतकाम को अगर सही तरीके से समझेंगे तो जरा समझिए कि अंतहीन इंतकाम क्या वाकई में
गाजा और फलस्तीन के अंत के साथ ही खत्म होगा, और क्या उस दौरान तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे? क्योंकि वैसे भी गाजा, राफा, वेस्ट बैंक ये सब खंडर हो चुका है। लेकिन एक इजराइल की जान की कीमत फलस्तीनियों ने कितनी जान गंवाकर चुकाई है, जरा इस आंकड़े पर भी एक गौर फरमाते हैं। और देखिए जरा, एक इजरायली की हत्या फलस्तीनियों की 45 हत्या के बराबर। यानी इजराइल ने अपने एक सैनिक, एक सिविलियन की हत्या का बदला 45 फलस्तीनियों की जान लेकर चुका है, जान लेकर लिया है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जो रॉकेट की जद में आया, जो बम की जद में आया, जो सेना की गोली की जद में आया, वो मार दिया गया। और ये रक्त रंजित गाजा का वो सच है जिसने गाजा को खत्म कर दिया है, जिसने राफा तक उनको खदेड़ दिया है, और मिस्र ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन नेतन्याहू का अभी भी ये जो खौफनाक, खतरनाक प्लान है, जो गाजा को ऑलमोस्ट जमींदोज करने के लिए, क्या वो रुक रहा है? दरअसल हमास को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर अभी भी सख्त बने हुए हैं। इजराइल की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। वहीं एक और खतरनाक प्लान का खुलासा खुद नेतन्याहू ने किया है। अब इजराइल की सेना मोरा कॉरिडोर पर कब्जा जमाएगी। मोरा कॉरिडोर दरअसल ये पट्टी खान यूनिस और राफा शहर के बीच में स्थित है। इससे पहले फिलाडेल्फी पट्टी को भी इजरायली सेना कब्जा चुकी है। यह फिलाडेल्फी पट्टी गाजा और मिस्र के बीच स्थित है, और इसके चलते गाजा तक जरूरी सामान पहुंचना मुश्किल हो रहा है। नई रणनीति से खान यूनिस और राफा शहर का भी संपर्क टूट जाएगा। और जिस पट्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल यह पट्टी मोरा कॉरिडोर, इसके जरिए मानकर चलिए कि गाजा और राफा के अंदर इजराइल की सेना स्थायी तौर पर रुकेगी, वहां रुककर पूरे इलाके को कंट्रोल करेगी, वहां की रसद सामग्री को वहां तक पहुंचने से रोकेगी, और इजराइल गाजा के अंदर वो स्थिति पैदा करेगा कि या तो गाजा में अटैक से मरे, भूख से मरे, या फिर किसी दूसरे देश का साथ ले, समर्थन ले। लेकिन इजराइल पर युद्ध अपराध का आरोप क्या वाकई में इजराइल को रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर रुकता तो अभी तक रुक जाता। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने इजराइल हमास जंग पर चिंता जाहिर की है। सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान कहा कि गाजा में कुछ दिन पहले 15 चिकित्सा कर्मियों और मानवीय सहायता कर्मियों के मारे जाने की घटना से इजरायली बलों द्वारा युद्ध अपराध किए जाने पर चिंता और बढ़ गई है। फलस्तीनी इलाके में बढ़ते तनाव पर चर्चा के लिए एक बैठक हुई। सुरक्षा परिषद की इस आपात बैठक में सदस्य देशों के राजनयिक एकत्रित हुए। यूएन मानवाधिकारी प्रमुख वॉल्कर टर्क ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गाजा में लोगों की भयावह पीड़ा यह बता रहा है कि यह कितना दुखद है। गाजा में स्वास्थ्य प्रशासन के अनुसार 1 मार्च से इजरायली सैन्य कार्रवाई में 1200 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें करीब 320 बच्चे शामिल। मतलब हर 4 फलस्तीनी में जो मारे जा रहे हैं उनमें एक बच्चा शामिल है। एक वो बच्चा जिसे इस जंग के बारे में कुछ नहीं पता, एक वो बच्चा जिसे हमास के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो इस जंग में मारा जा रहा है और गाजा रक्त रंजित हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में गाजा को खत्म करने का प्लान पहले ही बन चुका था? क्या युद्ध विराम सिर्फ इजराइल की वो रणनीति जिसमें वो अपने सैनिकों को गाजा तक पहुंचा सके और मजबूती के साथ गाजा को कंट्रोल कर सके, फलस्तीन को पूरे तरीके से फलस्तीन वासियों से विहीन कर दे? इन सबके बीच में सवाल यह भी कि क्या वाकई में जब ट्रंप ने यह कहा था कि गाजा के लोगों को कहीं और बसना चाहिए, और इजराइल ने उस बात का समर्थन करते हुए यह कहा था कि अगर कोई दूसरे देश में बसना चाहता है तो इजराइल उसे नेवल, एयर और जमीनी जिस मार्ग से वो जाना चाहेगा उससे उस देश तक पहुंचा दिया जाएगा? क्या उस दौरान ये प्लानिंग हो चुकी थी कि गाजा और फलस्तीन के रहने वाले लोगों को कहां बसाया जाएगा? और क्या वाकई में मिस्र ने जब अपने दरवाजे बंद कर दिए, जब जॉर्डन ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, जब तुर्की ने दूर से ही बाय बाय कर दिया, क्या वाकई में उस दौरान वो सीरिया सबसे सॉफ्ट टारगेट रहा जहां अमेरिका से जुड़ी हुकूमत काफी हद तक चलती है?
जिसके एक हिस्से पर इजराइल अपना कंट्रोल रखता है और जहां हाल ही में तुर्की की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या उस सीरिया के अंदर गाजा वासियों को बसाने की तैयारी, क्या वाकई में इस प्लान पर पहले से काम शुरू हो चुका था? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। गाजा से हमास का खात्मा करके संपूर्ण कब्जा किया जा सके, इसका ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। इससे पहले गाजावासियों को सीरिया में बसाने पर फाइनल मोहर भी लग गई है। एक बड़े इलाके में गाजा के लोगों को बसाकर सीरिया को रिफ्यूजी कैपिटल बनाने की तैयारी है, क्योंकि पहले से ही सीरिया में 4 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे हैं। गाजा में इतनी तबाही हुई कि गाजा कब्रिस्तान में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। जैसे हमले इजराइल कर रहा है, उससे साफ है कि युद्ध विराम पूरे तरीके से टूट चुका है। अब हमास के खात्मे का वारंट निकल चुका है। लेकिन सिर्फ गाजा पर ही हमला नहीं हो रहा, बल्कि सीरिया में भी एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से शुरू कर दी गई है। यानी एक साथ गाजा और सीरिया पर बम बरसाए जा रहे हैं। दोनों जगहों पर ऑपरेशन चलाने के पीछे मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ गाजा में हमास का खात्मा किया जा सके, दूसरी तरफ सीरिया में बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किया जा सके। उस इलाके के अंदर बाकायदा गाजा के विस्थापितों को, पूरे फिलिस्तीन के विस्थापियों को ले जाकर बसा दिया जाए। क्या वाकई में इस रणनीति पर काम उस वक्त ही शुरू हो चुका था जब बाकायदा सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ, और सीरिया के अंदर तख्ता पलट होने के बाद इजराइल ने सीरिया के एक हिस्से पर अपने कब्जे को और ज्यादा बढ़ा लिया था। लेकिन 4 लाख सीरिया के अंदर शरणार्थी अभी बसे हुए हैं। क्या जो बाकी अलग अलग देशों के अंदर भी शरणार्थी बसे हुए हैं, क्या उनको भी वहां से फिर सीरिया के अंदर बसाया जाएगा? मुख्य तौर पर कहां कितने शरणार्थी बसे हुए हैं वर्तमान स्थिति में, जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाते हैं। देखिए सर, अगर पूरे दुनिया भर के देशों की बात करें तो लगभग सीरिया के अंदर 670 के आसपास फिलिस्तीनी बसे हुए हैं, उनमें 4 लाख के आसपास गाजावासी हैं। वेस्ट बैंक के अंदर फिलहाल 37% यानी कि लगभग 11 लाख के आसपास। जॉर्डन के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, 25 लाख के आसपास फिलिस्तीनी बसे हुए हैं, और वो वहां की कुल पॉपुलेशन का 23% है, जबकि वेस्ट बैंक के अंदर 37% और सीरिया के अंदर 3%। लेकिन अब अगर इस सिचुएशन में सीरिया के अंदर तमाम गाजावासियों और फिलिस्तीनियों को बसा दिया जाएगा, यह आंकड़ा पूरे तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि जब 6,70,000 पर 3% है तो 20 लाख से ज्यादा आएंगे तो आंकड़ा अपने आप में बदल जाएगा और सीरिया की तस्वीर ही बदल जाएगी। इसके अलावा लेबनान के अंदर 5.5 लाख, जो लेबनान की 10% पॉपुलेशन है। वहीं गाजा के अंदर 81% वर्तमान में बसे हुए हैं, लेकिन जो बसे हुए हैं उन्हीं को यहां से निकालने की तैयारी इस पूरी जंग के जरिए की जा रही है। तो क्या वाकई में खाड़ी देशों के अंदर एक स्थिति बनने वाली है जहां या तो सारे देश फिलिस्तीनी शरणार्थियों से ओवरबर्डन होंगे, या फिर सीरिया के अंदर जो एक बड़ा इलाका तैयार किया जा रहा है, बाकी देशों के अंदर से भी उन शरणार्थियों को यहां पर बसा दिया जाएगा। क्योंकि एजेंसी द्वारा संचालित 58 मान्यता प्राप्त शिविरों में लगभग 1.5 मिलियन लोग रह रहे हैं, और ये आंकड़े अलग अलग देशों के हैं, जिनमें लेबनान है, जिसमें वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी अपने आप में है, जॉर्डन है, सीरिया है, और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जॉर्डन में सबसे बड़ी संख्या है, लेबनान भी काफी हद तक इससे प्रभावित है, सीरिया भी प्रभावित है, और स्थिति कई जगह तो इस तरीके की बन गई है कि फिलिस्तीनी शरणार्थी की वजह से गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका इस बारे में पहले तय कर चुका था? क्या ट्रंप के आने से पहले प्लान एग्जीक्यूट हो रहा था? यकीनन हो रहा था। तो क्या ट्रंप के आने के बाद इस प्लान में और तेजी आई? इन सब के बीच इस पूरे घटनाक्रम में मसलन गाजा का खात्मा और सीरिया के अंदर शरणार्थी शिविर बनाना, इसमें मोसाद की भूमिका क्या है? जरा इसको भी एक बार समझ लीजिए, क्योंकि यह फैसला बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मोसाद के इनपुट के बाद ही लिया
कि गाजा को खत्म कर, गाजा वासियों को वहां से हटा, फलस्तीन के लोगों को वहां से हटा, सीरिया के एक बड़े हिस्से के अंदर उनको बसाया जा सकता है। अब चूंकि गाजा से लोगों के विस्थापन में लगातार देरी हो रही थी, कोई भी देश उनको स्वीकार नहीं कर रहा था, इसीलिए सीरिया में बसाने का फैसला लेना पड़ा मोसाद के कहने पर। वैसे भी जरा सीरिया को समझिए, सीरिया में एचटीएस सरकार अमेरिका की समर्थित सरकार है और इसीलिए वहां गाजावासियों को बसाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, जबकि इससे पहले इजराइल के प्रस्ताव को कई देश ठुकरा चुके हैं। जॉर्डन ठुकरा चुका है, मिस्र, सूडान और सोमालिया ने मना कर दिया कि वो गाजा के शरणार्थियों को अपने देश में नहीं लेंगे। इसलिए अब नया विस्थापन प्लान बनाया गया है, सीरिया पर हमला करके दबाव भी लगातार बनाया जा रहा है, जिससे वो विस्थापन में रुकावट ना डाले। वैसे भी सीरिया की स्थिति भी गाजा जैसी ही होती जा रही है। सीरिया में सरकार मजबूत नहीं है, जिससे पूरा देश कई हिस्सों में टूट चुका है। कई इलाकों पर अलग अलग विद्रोही गुटों का कब्जा है, जबकि इजराइल और तुर्की भी अपना अपना दायरा सीरिया में बढ़ा रहा है। हालांकि जो अटैक सीरिया पर किया जा रहा है उसके दो कारण हैं। पहला कारण तुर्की को स्पष्ट संदेश दे देना कि वो बीच में ना आए। दूसरा, जो सीरिया के अंदर वर्तमान में अलग अलग गुट सरकार चला रहे हैं, उनको संदेश दे देना कि आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, हमारे साथ आ जाइए और खुद को बचा लीजिए, और दूसरा विकल्प, हमास जैसा, हिजबुल्लाह जैसा हाल सीरिया के अंदर भी किया जा सकता है। कमाल की बात यह कि मोसाद को मैपिंग का जिम्मा तक दे दिया गया है, मसलन कि कहां किस तरीके से बसाया जाएगा, कितने शिविर लगाए जाएंगे, कितने विस्थापित वहां पर पहुंचेंगे, उनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा सकती है। क्योंकि अभी की जो स्थिति है उसके मुताबिक आधे सीरिया पर एचटीएस का कब्जा है, जिसकी अभी सरकार है, और इसी ने असद का तख्तापलट सीरिया में किया था। जबकि गोलान हाइट्स का विस्तार भी इजराइल सीरिया में कर चुका है, और गोलान हाइट्स दरअसल वो इलाका है जहां से पूरे सीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, सीरिया की राजधानी को कंट्रोल किया जा सकता है। और तुर्की सबसे ज्यादा परेशान इसी बात से है कि गोलान हाइट्स का विस्तार इजराइल लगातार कर रहा है और वहां से सीधा देश की राजधानी को हिट किया जा सकता है। उसने 60 किलोमीटर तक बफर जोन बना लिया है। एसडीएफ ने भी अच्छे खासे इलाके पर कब्जा किया हुआ है, और जिस इलाके पर उसने कब्जा किया है उसे दरअसल सीरिया के अंदर कुर्दिस्तान कहा जा रहा है। वहीं एसएनए का भी कई इलाकों पर कब्जा है, और जिन इलाकों पर एसएनए का कब्जा है उसे वहां तुर्की मदद करता है, और इस इलाके पर अल तंफ का कब्जा भी है, जिसे सीरियन फ्री आर्मी कहा जाता है। इसे अमेरिका मदद करता है, जबकि कई अलग अलग इलाकों में कई विद्रोही गुट भी सक्रिय हैं। इनमें से अमेरिका इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों को बसाया जा सकता है। इसके लिए मोसाद को मैपिंग का जिम्मा दिया गया है। एक बार हमास का खात्मा कर दिया जाए, फिर विस्थापन के एक्शन प्लान पर काम किया जाएगा। तब तक सीरिया से लेकर गाजा तक इसी तरह बम बरसाए जाते रहेंगे। जबकि बढ़ते खतरे को देखते हुए मिस्र ने अपने सैनिक बॉर्डर पर लगा दिए। लगातार निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फलस्तीन की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे राफा की तरफ बढ़ रही है, और राफा मिस्र से बॉर्डर से लगता है। और अगर राफा से फलस्तीनियों को बाहर निकलना है तो रास्ता मिलता है मिस्र की तरफ। मिस्र में पहले से शरणार्थी है, और मिस्र बिल्कुल नहीं चाहता कि शरणार्थियों को अपनी तरफ लिया जाए, क्योंकि उससे जो अटैक अभी राफा पर हो रहा है वो अटैक फिर मिस्र पर भी हो सकता है, क्योंकि हमास के लड़ाके उधर चले जाएंगे। और इसीलिए गाजा से लोग मिस्र की तरफ आए तो मिस्र उन्हें रोकने के लिए हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन गाजावासी अगर सीरिया पहुंच रहे हैं तो वो सीरिया कैसे पहुंचेंगे, किन मार्गों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, इसका विकल्प भी तैयार किया जा रहा है। सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के लोगों का विस्थापन करने की भी तैयारी है, और इसके लिए इजराइल से सेफ पैसेज बनाकर लोगों को पहुंचाया जाएगा, यानी कि सुरक्षित रास्ता बनाकर, सुरक्षित गलियारा बनाकर उन्हें सीरिया पहुंचाया जाएगा। कैसे कैसे? पहला विकल्प गाजा से वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक से होते हुए गोलान हाइट्स, जहां पहले से इजराइल का कंट्रोल है, और वहां से सीरिया में उन इलाकों के अंदर एंट्री दी जा सकती है जहां विस्थापित शिविर बनाए जाए।
दूसरा, समुद्र रास्ते से भी लोग सीरिया भेजे जा सकते हैं। तीसरा, गाजा से पूर्वी भूमध्य सागर से शिप के जरिए सीरिया तक पहुंचाया जा सकता है। सीरिया में गाजावासियों और वेस्ट बैंक के लोगों के लिए रिफ्यूजी कैंप बनाए जाएंगे और वहां उनको स्थापित किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। लेकिन जब ये घटनाएं घट रही हैं, सीरिया के अंदर लगातार इजरायली सेना अटैक कर रही है, तो तुर्की और इजरायल के नेता आमने सामने हो गए हैं, या यूं कहिए कि तुर्की और इजरायल भी आमने सामने हो गए, क्योंकि तुर्की बखूबी जानता है कि अगर गोलान हाइट्स में इजरायल का रुतबा बढ़ा और अमेरिका समर्थित सरकारें वहां मजबूत हुई और साथ में इस अटैक के बाद अगर बड़े हिस्से पर इजरायल कंट्रोल करता है और वहां गाजावासियों को बसाता है, तो उससे तुर्की जो अपनी हुकूमत सीरिया पर पैरेलली चलाना चाहता है वो नहीं चला पाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से बयान दे रहे हैं, जरा इस पर भी गौर करने की जरूरत है। देखिए जरा, सबसे पहले बात करते हैं कि तुर्की के एर्दोगन क्या कह रहे हैं। एर्दोगन कह रहे हैं कि इजरायल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यह रणनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाला, अराजकता पैदा करने वाला और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है और यह खतरनाक है। जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, तुर्की सीरिया में सैन्य अड्डा स्थापित ना करे और देश के आसमान में इजरायली गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करे। यह इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है। इन बयानों के अपने आप में मायने हैं। मायने इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है कि सीरिया के अंदर आपको बिल्कुल वो स्थिति नजर आए जो हमास ने फिलिस्तीन के अंदर पैदा की, क्योंकि तुर्की बिल्कुल सीरिया को उस तरीके से चलाता है जैसे ईरान हमास के जरिए फिलिस्तीन को चलाता है। हालांकि जब हमास का खात्मा हो रहा है, गाजा के अंदर लगातार गाजावासियों को मारा जा रहा है, तो ईरान बचाने नहीं आ रहा है। ईरान सैन्य मदद जरूर कर रहा है, उपकरणों की मदद कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन खुद नहीं आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से तुर्की भी हथियार सप्लाई जरूर कर सकता है, लेकिन सीधा अमेरिका से नहीं टकराएगा। लेकिन फिलहाल जुबानी टकराव दोनों के बीच और जो जंग चल रही है उसमें गाजा रक्त रंजित होते हुए गाजावासी विहीन और फिलिस्तीन पूरे तरीके से तबाह होते हुए फिलिस्तीन विहीन होना तय है। और इन सब के बीच में सीरिया को लेकर जो प्लान बनाया गया है उसमें ये सब विस्थापित की तरह वहां रहेंगे। लेकिन सवाल फिर वही कि जो बाकी देशों के अंदर बसे हैं, क्या उनको भी वो देश निकाला देकर सीरिया के अंदर बसाने की तैयारी करें? और क्या कोई है जो गाजा को बचा पाएगा? हमास यकीनन नहीं बचा पा रहा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। שנה טובה ובאה לכולכם.